सीएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज डायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने लास्ट 1.6 बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम सेक्शन 4 तक किया था। अब हम आ जाते हैं 1.7 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कवर होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है? असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year. It is the year just after the previous year in which income earned in the previous year is charged to tax. असेसमेंट ईयर क्या होता है? वो एक पीरियड 12 महीने का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल एवरी ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और वो ऐसा ईयर है जो प्रीवियस ईयर में हमारी जो इनकम अर्न हुई होती है उसका टैक्स हम जिस ईयर में भरते हैं वो ईयर हमारे लिए हो जाता है असेसमेंट ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने 2017-18 में इनकम अर्न की है तो ये मेरा होगा प्रीवियस ईयर, और जो 2019-20 में मैं 2018-19 में मैं जो टैक्स भरूँगा इस प्रीवियस ईयर का, तो ये मेरा ईयर हो जाएगा असेसमेंट ईयर। काइंडली अभी हमारा ईयर चल रहा है 2020-21, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है किसका? 2019-20 प्रीवियस ईयर का। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल जो मैंने दिया है वही समझा दिया आपको यहाँ पे। अब टैक्स पॉइंट के हिसाब से देखें तो ड्यूरेशन कितना होता है असेसमेंट ईयर का? तो असेसमेंट ईयर का ड्यूरेशन होता है 12 मंथ्स का, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो स्टार्ट होता है अप्रैल को और ख़त्म कहाँ होता है? 31 मार्च को। रिलेशन विद द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के साथ उसका क्या रिलेशन है? इट फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के बाद ही जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो आपका रहेगा असेसमेंट ईयर। पर्पस क्या होता है इसका? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। मीन्स के जो 2019 की इनकम है उस पर जो टैक्स भरते हैं आप नेक्स्ट ईयर को, मीन्स असेसमेंट ईयर में, वो आपके लिए इनकम चार्ज करता है, वही इसका क्या है? पर्पस है। नाउ कम टू द 1.8 प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। अभी तक हम असेसमेंट ईयर पढ़ रहे थे, अभी हम आ जाएंगे प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 टीटी में क्या कहता है? प्रीवियस ईयर मीन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मैंने आपसे कहा था असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के बाद आता है, और प्रीवियस ईयर क्या हुआ? वो प्रीसीडिंग हुआ असेसमेंट ईयर का। ठीक है, income earned in a year is assessed in the next year. The year which income is earned is known as previous year, and the next year in which income is assessed is known as assessment year. हम जो इनकम कमाते हैं उस ईयर को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और हम इस इनकम का जो टैक्स भरते हैं उस ईयर को हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। क्लियर? अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के अंदर एक और टॉपिक दिया गया है, वो है फाइनेंशियल ईयर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉज 1897, फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर आपका कभी कमेंस होता है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है उसका, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च का कंप्लीट होता है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर मीन्स के 2019 में अगर अप्रैल में आपका स्टार्ट होता है तो कंप्लीट कब होगा? 2020 मार्च में कंप्लीट होगा। डेट कौन सी? 31। इट प्लेज अ ड्यूअल रोल, असेसमेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। अब यहाँ बात करता हूँ 2020-2021, तो ये एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो अभी चल रहा है। अभी 2020-21 ये तो फाइनेंशियल ईयर हुआ, अब ये ड्यूअल रोल प्ले करता है। क्या करता है? 2019-20 का ये होगा असेसमेंट ईयर, और ये इसका क्या हुआ? प्रीवियस ईयर। और 2021-22 का ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा इसका असेसमेंट ईयर। मतलब यहाँ इसके रोल कौन से आगे? दो। 2019-20 का ये क्या कहलाता है? ईयर असेसमेंट ईयर। और 2020-21-22 का ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रीवियस ईयर। अब यहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे, सिर्फ इनकम कमाने की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कि हमने जो अप्रैल से मार्च तक का बिजनेस में जो भी इनकम कमाई, जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाई, उसके नेक्स्ट ईयर जो कि मीन्स हमारा असेसमेंट ईयर है वहाँ हमको टैक्स पे करना होता है। पर ऐसे बिजनेस जो बीच में से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल ले लो कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जो अप्रैल से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम स्टार्ट कर रहे दिसंबर में, तो
टोटल मंथ्स कितने होते हैं, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये क्या 4 महीने का मुझे टैक्स देना है कि नहीं देना है, जो मैं यहाँ इनकम क्रिएट करूँगा, या मैं स्टार्ट करूँगा अप्रैल से। तो यहाँ इन केस ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करना है, तो देखिए बिजनेस और प्रोफेशन अगर न्यूली सेटअप करते हो तो जहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ और एंड होगा 31 मार्च को ही, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप अगर कोई बिजनेस दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हो तो दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, इन 4 मंथ में जो भी इनकम कमाओगे वो आपको नेक्स्ट ईयर में पे करनी है। लेकिन एक नोट याद रखना है कि ये जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस वो 4 महीने का होगा, ठीक है, लेकिन इसके आने वाले जितने भी साल होंगे उसका ड्यूरेशन हमेशा 12 मंथ्स का ही होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन के नोट में लिखा हुआ है। ये न्यू सेटअप बिजनेस या एनी अदर सोर्स या एनी अदर प्रोफेशंस अगर आप स्टार्ट करते हो बीच में से, तो उसका ये नोट है कि आपका फर्स्ट ईयर तो उतना ही होगा जब से आपने स्टार्ट किया है, और एंड हमेशा 31 मार्च पे हो जाएगा वो ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपके रहेंगे वो हमेशा 12 मंथ्स के होने चाहिए। फिर वहाँ आप नहीं कह सकते कि दिसंबर से दिसंबर हमको रखना है। क्लियर? यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन टू द जनरल रूल डेट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। अब कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस है और ऐसे भी बिजनेस है जो ट्रेसेबल नहीं होता है कि हम उसे पकड़ पाए या वो उसी नेक्स्ट ईयर होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ऐसे इनकम्स के हम जो टैक्स कलेक्शन होता है वो करंट में ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एसएससी फॉर शिपिंग बिजनेस, जैसे कि कस्टम ड्यूटी या कुछ भी टैक्स ऐसे होते हैं हम करंट में ही ले लेते हैं। एंड इनकम जो सेक्शन 172 में कवर होता है, सेक्शन 174 में कवर होता है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और अ लॉन्ग पीरियड। सेक्शन 174 ए में कवर होता है इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई बिजनेस। इनकम 175 सेक्शन 175 कवर करता है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, जो अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के बचाने की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है। क्लियर? एंड सेक्शन 176 क्या कहता है, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई बिजनेस जो डिसकंटिन्यू हो गया हो तो आपका वहीं पहले टैक्स कवर किया जाएगा, फिर जाके आपको एनओसी मिलता है। अब 1.9 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है, एसएससी। अब एसएससी क्या होता है? एसएससी तो एक पर्सन होता है। एसएससी क्या होता है? एक पर्सन होता है बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, जैसे कि पेनल्टी, इंटरेस्ट है एनीथिंग इज पेएबल अंडर दिस एक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिम और नॉट। मतलब एक एसएससी पर्सन होता है जिससे हमको कलेक्ट करना होता है टैक्स, पेनल्टी या कुछ भी। और बी में क्या क्या है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम और लॉस और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम। हमें जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, या उसने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कलेक्ट की और असेसमेंट ईयर में हम उसे टैक्स ले रहे हैं या रिफंड कर रहे हैं, तो जिससे ले रहे हैं उसे ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे, एसएससी। अ पर्सन हु इज एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, एक अनदर पर्सन का इनकम या लॉस जो एसेसेबल करता है वही होता है आपका एसएससी। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, हर एक पर्सन जो इस एक्ट के अंदर आता है वो हमारा क्या हुआ, एसएससी। ठीक है। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एग्जाम्पल अ पर्सन हु हैज लायबल टू डिडक्ट टैक्स बट फेल टू डू सो शैल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि मैं अगर टैक्स नहीं पे, मैं एक पर्सन हूँ, मैं टैक्स भर रहा हूँ, मैं लायबल हूँ, तो मैं एक एसएससी हुआ। पर मैं अगर टैक्स नहीं पे कर पाता तो मैं कहलाऊँगा एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है। अब मेन जो आता है हमारा डीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट है 1.10% जो कवर होता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 में। ठीक है। अब आ जाते हैं कि पर्सन, एक डीटी में पर्सन किसे कहा जाता है, तो पर्सन एक कहा जाता है इंडिविजुअल को, एक कहा जाता है एचयूएफ जो कि होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कहा जाता है कंपनी, एक को कहा जाता है फर्म, और एन एसोसिएशन एओपी या बीओआई, ये समझाता हूँ मैं, एक लोकल अथॉरिटी या एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी
कहा जाता है। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब कि हम खुद ही, एक सैलरी पर्सन होता है इंडिविजुअल, जो अकेला पर्सन कमा रहा होता है, या एक छोटा बिजनेस, किराने की दुकान वाला ले लो, मोबाइल की दुकान वाला ले लो, या मैं खुद एक सैलरी कमाने वाला पर्सन हूँ, तो मैं किस में आऊँगा, किस कैटेगरी में आऊँगा? मैं आऊँगा इंडिविजुअल में। अब आती है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, उसकी वाइफ मिसेस ए, अब उसके 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है एक चाइल्ड है, ठीक है। अब इन्होंने एक कोई प्रॉपर्टी से इनकम वसूल कर रहे हैं, तो यहाँ वो आ जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बट गर्ल जो होगी, गर्ल वो अनमेरिड होनी चाहिए, बॉय अगर मैरिड होगा तो चलेगा। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो HUF में आएंगे। अब कंपनी की एक बहुत ही बढ़िया मीनिंग है, जो कंपनी एन इंडियन कंपनी होनी चाहिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ फॉरेन कंट्री में होना चाहिए, लेकिन उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए, ठीक है। इंडियन कंपनी क्या होगा? इंडियन कंपनी जो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 1950C एंड इंक्लूड्स दिस नागर हवेली, और जो इंडियन स्टेट्स में कवर हो रही हो। डोमेस्टिक कंट्री क्या होती है? डोमेस्टिक कंट्री होती है जो इंडियन कंपनी हो और उसका सारा मैनेजमेंट सब कुछ इंडिया में ही हो रहा हो, मतलब पूरा देश ही। फॉरेन कंट्री क्या होता है? जो डोमेस्टिक ना हो वो हमारी फॉरेन कंट्री हो गई, ठीक है। और कंपनी इन विच पब्लिक एंड सब्सिडियरी इंटरेस्टेड, जो गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी अंडर सेक्शन म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, या कंपनी विच प्रिस्क्राइब बाय CBDT, ठीक है। अब फर्म क्या होता है? फर्म एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या होता है कि जो 2 पर्सन होते हैं और वो एक बिजनेस स्टार्ट करते, 2, 3, 4 जितने भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक साथ होकर, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स पॉइंट देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब क्या हुआ कि एक मैं और एक आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होगा, एक हमारी जो फर्म होगी वो अलग टैक्सेबल होगी, गवर्नमेंट को हम उसको अलग टैक्स देंगे हमारी फर्म का, और आपका अलग अलग टैक्स होगा, एक मेरा अलग टैक्स होगा, ठीक है, सेपरेट होता है। एन इनकम टैक्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल बी ट्रीटेड एट पार विद फर्म। LLP जो कंपनी होती है वो भी ऐसी है। अब क्या होता है? AOP और BOI। AOP क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ, एक बार्बर ले लेता हूँ मैं, बार्बर के जो भी चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, और वहाँ पे इन सभी शॉप्स वालों का एक एसोसिएशन होता है। तो जो एसोसिएशन चला रहा होता है ना, तो उसकी भी एक कोई इनकम होती है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे एसोसिएशन वाले पर्सन जो होते हैं वो AOP में कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं, 15 का एसोसिएशन है। अब वहाँ जो चला रहा है वो क्या होगा? उनका एक ही गोल होगा, उनका बिजनेस ग्रोथ करना, कॉमन गोल के हिसाब से चलते हैं वो। और वहाँ पे क्या होता है, जब टैक्स की बारी आती है तो AOP में एक ही पर्सन लायबल होता है जो हेड होता है, बाकी उसके अंडर जितने भी पर्सन आते हैं वो लायबल नहीं होते हैं। AOP में याद रखना ये बात। BOI में क्या होता है, सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं और जितनी भी इनकम कमाई जाती है वो सबको अलग अलग उनको टैक्स पे करना होता है। जो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हमको AOP और BOI में दिया है। इन केस ऑफ BOI ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स, खाली इंडिविजुअल्स मेंबर्स हो सकते हैं। Where in case of AOP, any person can be its member, entity, company, firm, etc. can be member of AOP but not of BOI. BOI में क्या होता है कि इंडिविजुअली बन सकते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जिसकी कंपनी नहीं हो, ठीक है, और लेकिन AOP में सारी कंपनी आ सकती है, टाटा, बिरला, जियो, और अभी व्हाट्सअप देखकर होगा एक साथ होगी तो वो AOP में गिननी जा सकती है। इन केस ऑफ एनी AOP, members voluntarily get together with common will for common intention or purpose, where in case of BOI such common will may or may not be at present, ठीक है। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी एक ऐसी, जनरल क्लॉज एक्ट में कहा गया है कि लोकल अथॉरिटी मीन्स अ म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी पार्ट कमीशन, पंचायत, कंटेनमेंट बोर्ड और अदर अथॉरिटीज़ जो लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय ए गवर्नमेंट इमेंट विथ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एट अ म्यूनसिपल और लोकल फंड, उसे हम क्या कहेंगे? लोकल अथॉरिटी कहेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, हैज सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, may not be directly sued in court of law but they can be sued through persons managing them, मतलब ऐसा जिसे मैनेज पर्सन कर रहा हो, ठीक है।
अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन देंगे कि हमें समझ में आ जाएगा क्या लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है, कौन कंपनी के अंदर आता है, कौन इंडिविजुअल के अंदर आता है। हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड कंपनी होगी। मिस्टर अमिताभ बच्चन एक इंडिविजुअल पर्सन हुए, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया तो वो कंपनी होगी। अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश, तो ये हमारा HUF हो गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। X एंड Y हु आर लीगल विद IRZ, तो ये हमारी BOI हो गया। सेल पार्टनरशिप बिजनेस इंडिविजुअल हो गया। पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो गया, फर्म हो गया। सोल पार्टनरशिप बिजनेस किस में आता है, इंडिविजुअल में आता है। पार्टनरशिप बिजनेस किस में आता है, फर्म में आता है। अब 1.11 इनकम है वो हमारे लास्ट सेक्शन में मैं कवर करूँगा, मतलब लास्ट पार्ट में, ये हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट विल बी आवर लास्ट पार्ट। अभी हम आ जाते हैं 1.12 में हेड्स ऑफ इनकम में आ जाते हैं। तो टोटल हम DT में कवर आगे भी करने वाले हैं, और ये रहे हेड्स ऑफ इनकम में आपको समझा देता हूँ कितने तरह के हेड्स है, और ये सारे के सारे हेड्स हम ये डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल आगे। एक आता है इनकम अंडर हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, और इन चारों के अलावा जो भी कोई आएगा वो जाएगा अदर सोर्सेज के हेड में जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी हमारा यहाँ पे है ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगा आपका, ये रहा सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 में कवर होता है। इनकम अंडर एट सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस, कैपिटल गेंस, और इसके बाद जो भी बचा वो जो अदर सोर्स में जाएगा, यहाँ आपका होगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद डिडक्शन होंगे सारे 80CC 80U के अंदर जितने भी आएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आपका होगा टोटल टैक्सेबल इनकम। अब शॉर्ट लेकिन मोस्ट IMP राउंडिंग ऑफ अ टोटल इनकम सेक्शन 288A में आता है। इसका क्या महत्व है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम कोई इनकम अंडर एट सैलरी कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे, या प्रोफेशंस करेंगे, या कैपिटल गेंस करेंगे, तो इसका और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों मार्क्स स्कोर कर सकता है मैं आपको बताऊंगा आगे। सेक्शन 288A में कवर होता है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। मतलब क्या होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 41645 है तो ये हमेशा राउंडिंग अप होंगी 10 में। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 में, मतलब 41645 को इनकम आपको कहाँ दिखानी है, कितनी दिखानी है, 41650। अगर आपकी इनकम 41644.98 भी है तो आप उसे दिखा दोगे 41640। मतलब 5 आ रही है तो आप उसे 5 प्लस कर दो, और 5 के नीचे आ रही है तो आप सीधा 0 पे लेके आओ। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी इनकम 5 रुपीज़ है तो आप उसको 10 रुपीज़ शो कर दोगे, और अगर आपकी इनकम 4 रुपीज़ है तो आप उसे 0 शो कर दोगे। अब राउंडिंग ऑफ टैक्स सेक्शन 288B में क्या कवर होता है, वो भी ऐसे ही होता है कि अगर आपकी इनकम अपर आपका टैक्स 4876.49 है, पीछे वाला जो नंबर है वो 5 से ऊपर है, तो आप इसे राउंडिंग अप 10 में 10 के मल्टीप्लाई में कर दोगे। जैसे 76 है तो मैंने 80 कर दिया, यहाँ 52 है तो मैंने 50 कर दिया, यहाँ 38 है 5 से अप है तो मैंने इसको 8740 कर दिया, और ये 5132 है तो मैंने इसे 5130 कर दिया। ठीक है, सो हाँ, आज का हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ DT का पार्ट 2। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे 1.1 इनकम, 1.60 capital and revenue, and difference between of tax planning, tax avoidance, tax evasion and tax management. Clear? Thank you so much.